नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटोमोलॉजी में ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमराज सुंडा जी ने लिखा है, उसका 123वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। जिसमें आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस क्रॉप। राइस क्रॉप के जो 4 इंसेक्ट पेस्ट थे उनको मैंने डिटेल में कल पढ़ा दिया था पिछले वाले लेक्चर में। आज जो बाकी बचे हुए पेस्ट हैं जो राइस में लगते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ कॉटन की जो क्रॉप होती है, बोले तो जो कपास की क्रॉप होती है, उसमें कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। और इनका सिम्टम कैसा होता है जब ये हमारे क्रॉप में अटैक करते हैं, तो हमारी जो क्रॉप होती है वो किस तरीके का सिम्टम प्रोड्यूस करती है और उसको हम किस तरीके से फिर मैनेज कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी डिस्कस करें कि ये जो इंसेक्ट या पेस्ट होते हैं ये कोई और दूसरा रोग भी फैलाते हैं कि नहीं फैलाते हैं, और अगर फैलाते हैं तो कौन सा रोग फैलाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी सूचना है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली भी और चैनल को सब्सक्राइब करके भी। और हमारा इनिशिएटिव अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करिए। QR कोड जो दिया गया है उसको स्कैन करके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस क्रॉप में जो 5वां है वो कौन सा है, राइस केस वर्म। क्या है, राइस केस वर्म, जिसका साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो नैम्फिला डिपुंक्टेलिस। क्या है, नैम्फिला डिपुंक्टेलिस, ये होता है इसका साइंटिफिक नेम राइस केस वर्म का। अगर हम इसके फैमिली की बात करें तो ये फैमिली किससे बिलोंग करता है, ये पायरिलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका जो ऑर्डर होता है तो लेपिडोप्टेरा जो इंसेक्ट का ऑर्डर होता है इसी से ये बिलोंग करता है। इसका जो लार्वा होता है, जैसे मैंने बताया था कि लेपिडोप्टेरा का जो लार्वल स्टेज होता है वो किस तरीके से होता है, वो लाइट ग्रीन कलर का होता है और इसका लाइट ब्राउनिश ऑरेंज हेड होता है। कहने का मतलब ये जो आपको दिख रहा है लार्वा, इसका जो पूरी बॉडी होगी वो हल्के ग्रीन कलर की होगी, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा। और इसका जो मुंह होता है, सामने वाला जो हेड होता है वो कैसा होता है, वो लाइट ब्राउनिश ऑरेंज कलर, मतलब ब्राउन और ऑरेंज कलर लिए हुए दिखता है, जिस तरीके से आप यहाँ पर प्यूपा में कायदे से देख सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ फिलामेंटस गिल ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द लार्वी इज हेल्प फॉर इट्स semi aquatic life as it derives its O2 requirement from the water found inside the leaf case। बात समझना ध्यान से, कह क्या रहा है, क्योंकि ये जो इंसेक्ट होता है लार्वल स्टेज में जब ये होता है तो ये लीफ का एक केस बना लेता है। लीफ का केस मतलब पत्तियों को मोड़कर अपना उसमें एक घोंसला बना लेता है, घर बना लेता है। और इस तरीके से पत्तियों को मोड़ लेता है कि वो बिल्कुल एयर टाइट हो जाती है, उसमें हवा भी नहीं जा सकती, इस तरीके का बना लेता है, प्रॉपर एयरेशन भी नहीं होता है। तो इस कंडीशन में फिर ये क्या करता है कि पत्तियों में जो मॉइस्चर होता है उसी पत्तियों में पानी होता है और उसी पानी में, उसी मॉइस्चर में से जो ऑक्सीजन होती है उसको ये निकाल लेता है। किससे, इसके पास जो फिलामेंटस गिल होता है। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि फिलामेंटस गिल किस स्टेज में पाया जाता है। तो फिलामेंटस जो गिल होता है वो लार्वल स्टेज में पाया जाता है, जिससे कि वो पत्तियों में उपस्थित जो पानी होता है उसमें से ऑक्सीजन ये निकाल पाए। इस तरीके से निकाल के ये अपना जीवन साइकिल पूरा करता है। अगर हम सिम्टम की बात करें कि कौन कौन सा सिम्टम ये प्रोड्यूस करता है जब पत्तियों में लग जाता है, तो उसमें सबसे पहला जो सिम्टम ये प्रोड्यूस करेगा, ट्यूबुलर केस इज कंस्ट्रक्टेड बाय लार्वी। जो लार्वी होता है, इसका लार्वल जो स्टेज होता है एक ट्यूबुलर केस बनाता है। ट्यूबुलर केस मतलब एक ट्यूब लाइक संरचना बना लेता है, जैसे परखनली होती है उस टाइप की एक संरचना बना लेता है। कैसे बनाएगा, ये पत्तियों को दोनों तरफ से ऐसे मोड़ लेगा और मोड़ के यहाँ पर जो आपको ये खुला खुला दिख रहा है इसको भी मोड़ के फिर इसके अंदर ये पैक हो जाएगा। पूरी पत्ती बिल्कुल चारों तरफ से बंद हो जाएगी और एक सिलेंड्रिकल टाइप में बन जाएगा, जिसको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना के ये इसी के अंदर बैठ जाता है। लार्वी फीड बाय स्क्रैपिंग द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ ब्लेड लीविंग द अपर एपिडर्मिस इंटैक्ट। बात समझना ध्यान से, जैसे मान लो कि आपका हाथ, आप जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे इमेजिन करो, आपकी हथेली है, ठीक, और
पीछे का क्या है, हथेली के ऊपर जो आपका बाहरी हिस्सा होता है वो क्या है, उसको मान लो एपिडर्मिस। ठीक, ऊपर जो ऊपर की जो चमड़ी होती है उसको मान लो एपिडर्मिस, और अंदर का होता है जहाँ पर रेखाएं होती हैं इसको मान लो ये पत्तियों का इनर पोर्शन है। ठीक, जो ये अंदर का भाग है, अंडर सरफेस। अब इसमें क्या करेगा, ये जो लार्वी है ये जहाँ पर हमारी हस्तरेखाएं होती हैं इस वाले पार्ट को खाएगा, इसे खुरच खुरच के खाएगा, स्क्रैप करके इसको खाएगा। अब इसको इस तरीके से ये खाएगा कि अगर कोई हथेली के पीछे से देखे तो उसको ऐसा लगेगा कि अंदर तो बिल्कुल सब साफ है। कहने का मतलब ये है कि अंदर अंदर ही खाएगा, लेकिन पत्तियों को इस तरीके से खाएगा कि पत्तियों का जो बाहरी परत होती है एपिडर्मिस वो बिल्कुल इंटैक्ट रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको जो सफ़ेद सा दिख रहा है इसमें क्या होता है कि इनर पोर्शन को तो उसने खुरच के खा लिया है। जैसे मान लो पत्तियाँ हैं, पत्तियाँ मान लो इतनी मोटी पत्ती है। ठीक, ये बाहर वाली परत है और ये अंदर वाली परत है, तो अंदर वाली परत को ये सब खा जाएगा और यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे बचा देगा। ये पत्तियों को मैंने लिटरली इसे काट दिया, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक, इस तरीके से खा के पत्तियों को डैमेज करता है। इसका सिम्टम इस तरीके से आपको देखने को मिलता है पत्तियों में। अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले वो रोप विधि वाला मेथड मैंने बताया था, जो कि राइस में अभी दूसरे इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, ग्रास हॉपर को कंट्रोल करने के लिए मैं बताया था। क्या करेंगे कि जैसे मान लो ये अपनी फील्ड है, ठीक, इस फील्ड में एक आदमी यहाँ पर रस्सी लेके खड़ा हो जाएगा और रस्सी का दूसरा सिरा यहाँ पर एक आदमी लेके खड़ा हो जाएगा, और इसके बाद फिर क्या करेंगे कि ये दोनों लोग इस साइड में चलेंगे रस्सी को तान के, और इस तरीके से चलेंगे कि जो पौधा है, पौधे की जो पत्तियां हैं उस रस्सी से टकराती हुई जाएं। ठीक, तो जिससे जितने पौधे हैं सब हिल जाएंगे कायदे से रस्सी की वजह से, और जब ये हिल जाएंगे तो ये जो इसने बना रखी है ये भी टूट जाएगा, और ये अगर रहेगा भी तो ये गिर जाएगा, ज़मीन के नीचे चला जाएगा, ज़मीन पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं, पुट फिल्टर बैरियर बिटवीन इरिगेशन चैनल ऑफ डिफरेंट फील्ड। कहने का मतलब ये है कि जब हम सिंचाई करते हैं तो क्योंकि इसका जो लार्वा होता है ये पानी के ऊपर तैर सकता है, पानी में भी थोड़ा सेमी एक्यूटिक टाइप का होता है, मतलब पानी से ऑक्सीजन भी निकाल सकता है। तो एक तरीके की ये भी संभावना बन जाती है कि इरिगेशन जब हम कर रहे हैं तो इरिगेशन जो चैनल होता है वो एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप में पानी जा रहा है, तो हो सकता है ऐसा कि वहाँ से इरिगेशन चैनल के थ्रू एक प्लाट से दूसरे प्लाट में ये ट्रांसमिट हो जाए इस तरीके से। तो इस वजह से हमको जब सिंचाई करनी है तो सिंचाई करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर हम बैरियर लगा पाएँ, कि जिससे जब ये इंसेक्ट वहाँ तक जाएगा तो वो प्रॉपर उसी बैरियर में फंस जाएगा और खेत के दूसरे हिस्से में नहीं जा पाएगा। ये कब की बात हो रही है, जब हम क्यारियों में सिंचाई कर रहे होते हैं, एक प्लाट से दूसरे प्लाट में सिंचाई कर रहे होते हैं, एक प्लाट से दूसरे प्लाट में इंसेक्ट जा ना पाए, तो उसके लिए ये तरीका अपनाते हैं कि एक प्रॉपर इरिगेशन में एक प्रॉपर बैरियर लगा दें। इसके बाद अगर दूसरे हम पेस्ट की बात करें जो राइस में लगते हैं, तो ये तो रहे कुछ मेजर पेस्ट जो कि राइस को ज़्यादा नुकसान करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रीन लीफ हॉपर। इस तरीके का ये लीफ हॉपर दिखता है। इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये होता है नेफोटेटिक्स नाइग्रोपिक्टस या फिर वेरिसेंस, नेफोटेटिक्स नाइग्रोपिक्टस वेरिसेंस। इसकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है, सिकेडिलिडी। इसकी फैमिली क्या होती है, सिकेडिलिडी इसकी फैमिली होती है। और ये जो किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है हेमिप्टेरा जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर से ये बिलोंग करता है। इससे पहले जो मैंने केसवर्म बताया था वो किससे बिलोंग करता था, वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता था। अब बात करते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेक्टर ऑफ राइस डिजीज which टुंगरू इज मोस्ट सीरियस। कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रीन लीफ हॉपर होता है इस तरीके से देखने को मिलता है। ये डायरेक्टली तो कोई नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचा पाता, पत्तियों को खाता है। अगर इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई, तो ये भले डायरेक्ट कोई डैमेज पहुंचा पाएँ, वरना जब ये थोड़ी मात्रा में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन ये एक तरीके का वायरस को स्प्रेड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है, बोले तो वेक्टर का काम करता है। तो ये क्या करेगा, एक टुंगरू वायरस डिजीज़ होती है, जो टुंगरू डिजीज़ होती है वहाँ पर आप देख सकते हैं धान में इस तरीके से ये धान को नुकसान करता है, इस तरह का धान में सिम्टम प्रोड्यूस होता है। तो ये जो टुंगरू वायरस है, ये वायरस इसी ग्रीन लीफ हॉपर की वजह से फैलता है। एक पौधे पे बैठेगा, वहाँ से वायरस इसकी बॉडी पे चिपक जाएगा
और जब ये अगले जाके दूसरे पौधे पे बैठेगा तो वहाँ पर ये वायरस पहुँच जाएगा। इस तरीके से ये जो टुंगरू डिजीज़ फैला देता है, इस डिजीज़ की वजह से हमारी जो क्रॉप होती है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती है। अगला जो हमारा पेस्ट है वो है व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर। क्या है? व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर। इस तरीके से देखने में को लगता है, ये जूम करके दिखाया गया है। वास्तव में ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने छोटे छोटे से ये होते हैं। इनका अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सोगाटेला फोर्सीफेरा। क्या होता है? सोगाटेला फोर्सीफेरा। ये किसका साइंटिफिक नेम है? ये व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर का साइंटिफिक नेम है। अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली इसकी है डेल्फेसिडी फैमिली है और ये हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है, जिससे हॉपर जो ग्रीन लीफ हॉपर है ये भी हेमिप्टेरा से था और ये भी जो व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर है ये भी हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। दिस पेस्ट अपीयर इन अर्ली क्रॉप सीजन, यानी कि क्रॉप सीजन जब अर्ली होती है यानी कि जुलाई अगस्त में जब हम इसकी बुआई कर रहे होते हैं तो उस समय हमको ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। अर्ली स्टेज में मतलब ट्रांसप्लांटिंग का जब टाइम चल रहा होता है उस समय पर ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। और इट काजेज रस्ट रेड सिस्टम, ये रस्ट रेड सिम्टम प्रोड्यूस होता है इसकी वजह से। ये क्या करता है? पत्तियों को खाता रहता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस पर रस्टिंग हो चुकी है। ऐसे लगेगा जैसे जंग लग गया है और जो जंग का कलर होता है वो रेड कलर का होता है। तो रस्ट और रेड कलर का सिम्टम देखने को मिलता है अगर ये वाला इंसेक्ट पौधे में लगा है। अगला जो इंसेक्ट है वो है राइस गाल माई। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? ओर्सियोला ओराइजी। क्या होता है? ओर्सियोला ओराइजी। इसकी अगर हम फैमिली की बात करें सीसीडोमाइडी होती है इसकी फैमिली। और ये किससे बिलोंग करता है? ये डिप्थेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम होता है जो ये पौधों में प्रोड्यूस करता है ये होता है राइस गाल माई जो इंसेक्ट होता है। ये प्रोड्यूस क्या करता है? इसका जो अगर मेन सिम्टम की बात करें कि किस तरीके का ये सिम्टम प्रोड्यूस करता है तो इसका सिम्टम होता है सिल्वर सूट एंड ओनियन लीफ। बात समझना, सिल्वर सूट का मतलब ये जो इसकी पत्तियां होती हैं सफ़ेद सी हो जाती हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये पत्तियां देखो ऐसे सफ़ेद हो गई हैं। तो पहला तो सिम्टम ये होता है कि ये पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं और जड़ों के पास तो ज़्यादा सफ़ेद हो जाती हैं। तो पहला तो ये सिल्वर सूट हो गया। इसके साथ साथ ओनियन लीफ। आप लोगों ने अगर प्याज की पत्ती देखी हो तो आपको ऐसा देखने को मिला होगा कि प्याज की पत्तियां जो होती हैं वो गोल गोल सी होती हैं। मतलब प्याज में अगर नीचे से जड़ काट दो, ऊपर से हल्का सा टर्मिनल पोर्शन काट दो तो आपको एक पाइप मिलेगी, लगेगा जैसे ये स्ट्रॉ है जिसको हम जूस पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तरीके का ओनियन लीफ टाइप का अपीयरेंस हो जाता है। धान इस तरीके की नहीं होती, धान की जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी सी चिपटी चिपटी सी होती हैं, लेकिन जब इससे वो अफेक्टेड हो जाती हैं तो ये ओनियन लीफ टाइप का सिम्टम प्रोड्यूस करेंगी। मतलब पत्तियां इसकी कैसे हो जाती हैं? गोल गोल सी हो जाती हैं। बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ राइस टिलर एज लीफ ऑफ द ओनियन ड्यू टू ट्यूबुलर गाल फॉर्मेशन ऑन लीफ। लीफ में ट्यूबुलर गाल बन जाता है। ट्यूबुलर गाल मतलब अरे ऐसे सीधे सीधे समझो कि पत्तियां मोटी हो जाती हैं और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ये एक नली बन गई हो, जैसे स्ट्रॉ बनाते हैं जो हम जूस पीने के लिए स्ट्रॉ का यूज करते हैं उस तरीके का बन जाता है। आगे बात करते हैं राइस थ्रिप्स। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है स्टेनोकाइटोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस। स्टेनोकाइटोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस। इसकी अगर हम फैमिली की बात करें तो थ्रिपेडी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो ऑर्डर है वो थ्रेसाइनोप्टेरा है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पेस्ट है। ये राइस की नर्सरी में ये लगता है। इस तरीके का थ्रिप्स होता है और बहुत ही छोटा छोटा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत जूम करके फोटो ली गई है तो इस तरीके से ये थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं, वरना ये होते बहुत छोटे छोटे हैं। जब ये 10-12 की संख्या में रहेंगे तभी आप इनको आसानी से देख पाओगे। अगर कहीं 1-2 थ्रिप्स है तो आपको ध्यान से दिखेगा ही नहीं, अगर झुंड में रहेंगे तभी आप इसको देख पाओगे। बात करते हैं राइस ग्रास हॉपर जो अगला पेस्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो हाइड्रोग्लाइफस बैनियान जो है इसका साइंटिफिक नेम है। राइस ग्रास हॉपर का क्या नाम है? हाइड्रोग्लाइफस बैनियान। इस तरीके का होता है। इसका जो ये पिछला वाला पैर होता है वो जंपिंग टाइप का पैर होता है, मतलब ये जंप करने के लिए यूज करता है। अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो एक्रिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसका जो ऑर्डर है वो आर्थोपटेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है और ये डैमेज जो करता है वो करता है निबलिंग ऑफ राइस ईयरहेड। ये निबलिंग ऑफ राइस ईयरबड के तरीके से ये डैमेज करता है। आगे बढ़ते हैं, पेस्ट ऑफ कॉटन समझते हैं।
तो जो राइस के जितने भी इंसेक्ट पेस्ट थे वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं कॉटन के बारे में। अब कॉटन में कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो कॉटन में एक इंसेक्ट लगता है जिसको हम बोलते हैं कॉटन जैसिड। अब ये कॉटन जैसिड होता कैसे है, इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है अमेरिस्का बेगुटुला। क्या होता है, अमेरिस्का बेगुटुला इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉटन जैसिड एंड दिस जैसिड इज बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सिसेडिलिडी एंड द ऑर्डर ऑफ द जैसिड इज हेमिप्टेरा। कहने का मतलब ये सिसेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है और उसके सिसेलिडी होता है, कोई किकेलिडी बोलता है, मतलब जो भी आप जैसे भी बोल के समझ पाओ। आगे बात करते हैं, इसका ऑर्डर जो होता है वो हेमिप्टेरा होता है। ये डिस्ट्रक्टिव पेस्ट होता है अमेरिकन कॉटन का। कहने का मतलब ये है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ये अमेरिकन कॉटन जो होती है, जो अमेरिकन कॉटन की वैरायटी होती है उनमें ये ज़्यादा लगता है कॉटन जैसिड। इस तरीके का एग होता है। इसके बाद फिर इसका लार्वल निम्फल स्टेज ये होता है। एक चीज़ और बताऊं, एग निम्फ और एडल्ट होता है। हेमिप्टेरा में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोस पाई जाती है। इसमें लार्वा या प्यूपा नहीं होता, इसमें निम्फ होता है। एग निम्फ और एडल्ट होता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जब मैं क्लासिफिकेशन बता रहा था तो मैंने बताया था कि हेमिप्टेरा में कैसा होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इसके बाद निम्फ आर वाइड शेप्ड। ये कैसा होता है, वेज शेप का होता है, इस तरीके का इसका शेप होता है। एंड एडल्ट आर विंग्ड फॉर्म। एडल्ट कैसे होता है, विंग्ड फॉर्म के शेप इनका होता है। ठीक, आगे बात करते हैं इसका सिम्टम किस तरीके से होता है। इसमें जो एडल्ट होता है और जो निम्फ होता है ये दोनों ही पौधों को इंजर करते हैं, यानी कि दोनों ही पौधों को डिस्ट्रॉय करते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ शेप एंड प्रोबेबिलिटी आल्सो ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन। कहने का मतलब ये है कि ये सबसे पहले तो क्या करेंगे कि पौधों से सेल शेप को चूस लेंगे, मतलब पौधों से रस को चूस लेंगे जो इनकी पत्तियों में होता है, और इसके साथ साथ ये क्या कर देंगे, अपनी बॉडी में इनके जो टॉक्सिन होता है ये भी टॉक्सिन ये पौधों के अंदर छोड़ देते हैं। जब ये ऐसा छोड़ देंगे तो पौधा किस तरीके का सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, येलोइंग एंड डाउनवर्ड रोलिंग या फिर कपिंग जिसको बोलते हैं लीफ में, ये देखने को मिलता है इसी टॉक्सिन की वजह से। सबसे पहले येलोइंग, आपको नॉर्मल पत्तियों से ये थोड़ा सा येलो दिखेगा, थोड़ा येलो कलर का हो जाता है, पत्तियां थोड़ी सी येलोइश कलर की हो जाती हैं और ये पत्तियां डाउनवर्ड रोलिंग हो जाती हैं, मतलब नीचे की तरफ से ऐसे मुड़ जाती हैं और कैसा हो जाती हैं, कप शेप में हो जाती हैं। आप अगर यहाँ ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये जो पत्तियां हैं ये कैसी हैं, ये सभी पत्तियां ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ गई हैं। इनके कोने क्या होते हैं, पत्तियों के कोने थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीफ कपिंग या कपिंग ऑफ लीफ। बोले तो पत्तियों का ऊपर की तरफ मुड़ जाना। जब पत्तियां ये मुड़ी नहीं होती हैं, अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे, जब पत्तियां नहीं मुड़ी होती हैं तो आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है इस तरीके की पत्तियों में यहाँ किनारे जो बारी होती है बाउंड्री टाइप की दिखती है, ये नहीं दिखेगी नॉर्मल पत्तियों में। लेकिन जब ये सिम्टम प्रोड्यूस होने लगेगा तो यहाँ पर एक बाउंड्री दिखेगी, इस तरीके की पत्तियां दिखेंगी कि जैसे ये हथेली जैसी हो गई, जैसे अब इसमें पत्तियों में पानी भरो तो पानी इसमें रुक जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं कॉटन व्हाइट फ्लाई। कॉटन में लगने वाला ये दूसरा इंसेक्ट पेस्ट है। इसके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम बेमेसिया टबेकी होता है। इस तरीके से देखने को रहता है ये व्हाइट फ्लाई। ये भी काफ़ी छोटा छोटा सा होता है, ये बहुत ही जूम करके दिखाया गया है तो आपको इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं, वरना ये होते बहुत छोटे छोटे से हैं। जैसे आँख में जो कीड़े पड़ जाते हैं, कई बार इंसेक्ट पड़ जाते हैं, उतने ही छोटे छोटे ये होते हैं। द पेल येलो बॉडी इनकी होती है, हल्की सी येलो येलो होती है एंड स्लाइटली डस्टेड विद ए वाइट वैक्सी पाउडर। इनकी बॉडी कैसी होती है, थोड़ा सा पेल येलो कलर के होते हैं। ठीक, और इसके साथ पेल येलो कलर का मतलब थोड़ा सा सफ़ेद में थोड़ा सा पीला मिला दो तो पेल येलो कलर बन जाएगा, उस तरीके का इनका कलर होता है। और इनकी बॉडी पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पाउडर छिड़क रखा हो, ये पाउडर में नहा के आए हो, इस तरीके की इनकी बॉडी दिखती है। दे हैव 2 पेयर ऑफ प्योर वाइट विंग। इनके पास 2 पेयर ऑफ वाइट विंग होती है, मतलब 4 पंख होते हैं, 2 एक तरफ 2 एक तरफ। एंड हैव प्रोमिनेंट लॉन्ग हाइंड विंग। पीछे वाला जो विंग होता है वो काफ़ी लंबा होता है। एक फोर विंग होता है, एक हाइंड विंग। फोर विंग बोले तो आगे वाले पंख जो इसके मुंह की तरफ होते हैं, और जो पीछे की तरफ होते हैं एनस की तरफ, एब्डोमिनल सेक्शन के पास होते हैं पीछे से, वो क्या होता है, वो होता है हाइंड विंग। और हाइंड विंग कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है और लॉन्ग होता है, काफ़ी
बड़ा होता है और इसी विंग्स से ये पूरा अपना एब्डोमिनल पोर्शन जो होता है पूरा अपना बॉडी ढके रहता है। अगर हम इसके सिम्टम की बात करें कि कौन कौन सा सिम्टम प्रोड्यूस करता है क्रॉप को डैमेज करने के लिए, तो ये 2 तरीके का सिम्टम प्रोड्यूस करता है। पहला है द वाइटलिटी ऑफ द प्लांट्स इज लोवर्ड थ्रू द लॉस ऑफ सेल शेप। प्लांट की वाइटलिटी कम हो जाती है, मतलब प्लांट काफ़ी वाइटल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके कोशिकाओं का रस चूस लेते हैं। ये इंसेक्ट क्या करते हैं, ये जो व्हाइट फ्लाई होता है ये सेल शेप को सूख लेता है। सेल शेप को चूस लेने का मतलब ऐसे समझो कि पत्तियों के अंदर का जो रस होता है वो चूस लेता है। अब ऐसा कर लेने के बाद जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होती है वो भी अफेक्टेड हो जाती है, और ये जो इंसेक्ट होते हैं ये अपनी बॉडी से एक तरीके का टॉक्सिन रिलीज करते हैं, एक तरीके का सोटी मॉल टाइप का टॉक्सिन निकालते हैं, जिसकी वजह से ये पत्तियों पर फैल जाते हैं और पत्तियां प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाती हैं। आगे बात करते हैं, ये ट्रांसमिट करता है कई तरीके के वायरल डिजीज़ को। कौन कौन से डिजीज़ ट्रांसमिट करता है? जैसे लीफ कर्ल डिजीज़ तंबाकू में जो लगता है। लीफ कर्ल का सिम्टम ऐसा होता है कि इसमें पत्तियां जो होती हैं ऐसे मुड़ी हुई रहती हैं, अजीब टाइप से पत्तियां मुड़ जाती हैं। एक नॉर्मल पत्ती जो होती है वो मुड़ी नहीं रहती है, लेकिन जब लीफ कर्लिंग हो जाती है तो ये अजीब टाइप से मुड़ जाती हैं। जैसे आपने हेयर कर्लिंग होता है ना, जो लेडीज़ होती हैं वो बालों को ऐसे कर्ल करवा लेती हैं, कुछ लोगों के कर्ली हेयर होते हैं बाई बर्थ, उसी तरीके से पत्तियां भी कर्ल हो जाती हैं, मतलब अजीब टाइप से मुड़ जाती हैं। और इसके बाद फिर वाइन कर्लिंग डिजीज़ ऑफ ओकरा, ओकरा में जो वैन होती है उनकी कर्लिंग हो जाती है। और इसके साथ साथ लीफ कर्ल हो जाता है शीशम में, शीशम में जो होती है इसमें ये लीफ कर्लिंग आपको देखने को मिलता है। ये सभी सिम्टम इसी व्हाइट फ्लाई की वजह से फैल जाता है, ये सभी बीमारी फैलाता है। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों, कि लीफ कर्ल डिजीज़ कौन फैलाता है, तो व्हाइट फ्लाई फैलाता है। और देखो कई बार कन्फ्यूज़न होता है, व्हाइट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई और थ्रिप्स, ये तीनों ही बीमारियां फैलाती हैं। तो अगर कहीं भी ये पढ़े तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ा करो कि व्हाइट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई और इसके साथ साथ एफिड और थ्रिप्स, ये 4-5 जो हैं ये बीमारियां फैलाते हैं। अब कौन कौन सी बीमारी किस में फैलाते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इस वजह से अगर कभी भी कहीं भी ये चीज़ पढ़े तो आप ये प्रयास करिए कि 2 मिनट रुक के किसी तरीके से इसको याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जैसे भी मैंने बताया कि व्हाइट फ्लाई जो होता है वो लीफ कर्ल टोबैको में फैलाता है, वाइन कर्लिंग ओकरा में फैलाता है और लीफ कर्लिंग शीशम में फैलाता है। इस तरीके के तीनों जगह पर ये बीमारी फैलाता है। इसकी अगर हम मैनेजमेंट की बात करें कि इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए चाहे जेसिड हो और चाहे व्हाइट फ्लाई हो, दोनों को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है इमिडाक्लोप्राइड। क्या है? इमिडाक्लोप्राइड होता है, जिसको हम 200 SAL @ 35 GAI पर हेक्टेयर की दर से इसको छिड़क सकते हैं। इसके साथ साथ एक होता है थायोमेथाक्सोम। क्या होता है? थायोमेथाक्सोम, इसका भी छिड़काव हम कर सकते हैं। और या तो फिर क्या कर सकते हैं हम, या तो स्प्रे कर देते हैं डाईमेथोएट 21 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से डाल के छिड़क देंगे, तो जिससे हमारी जो फसल होती है वो सुरक्षित हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक अगर बीमारी लगती है, वो सारी बीमारी नहीं, एक और इंसेक्ट लगता है कॉटन में, जिसको हम बोलते हैं पिंक वॉल वर्म। बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही सीरियस पेस्ट होता है जो कॉटन में लगता है, पिंक वॉल वर्म। इसी से बचाने के लिए कॉटन में BT कॉटन बनाया गया था। बोले तो ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के बाद एक BT कॉटन बनाया गया था, ट्रांसजेनिक वेराइटी बनाई गई थी। क्योंकि ये पिंक वॉल वर्म जो होता है इसको हम रोकने के लिए इंसेक्टिसाइड भी अगर डालते हैं तो भी बहुत अच्छे तरीके से हम कपास को रोक नहीं पाते, वो डैमेज ये कर ही देता है, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है। हमने कोई दवा बनाई, वो दवा कुछ सालों तक काम करेगी, उसके बाद ये पिंक वॉल वर्म उसके प्रति रेजिस्टेंट हो जाएगा, उस दवा का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। इसी वजह से इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए बना दिया गया एक VT कॉटन। वो ऐसा होता है कि अगर उसको ये नहीं खा पाता, उसके प्रति ये रेजिस्टेंट होता है। जो VT कॉटन होता है उसमें ये पिंक वॉल वर्म नहीं लगता है। अगर हम इसकी बात करें तो पैक्टिनोफोरा गॉसिफिल्ला इसका साइंटिफिक नेम होता है, ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिंक वॉल वर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? पैक्टिनोफोरा गॉसिफिल्ला। इसके बाद अगला जो हम अगर फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है ग्लेसिडी फैमिली है, और ये लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है, लेपिडोप्टेरा से
ये बिलोंग करता है। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पेस्ट होता है कॉटन का, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। द कैटरपिलर आर पिंक इन कलर, इसका जो कैटरपिलर होता है ये किस कलर का होता है, ये पिंक कलर का होता है। एंड फाउंड इनसाइड द फ्लावर बड, फ्लावर बड के अंदर पाया जाएगा। जब कपास में फ्लावरिंग हुई रहती है तो फ्लावर के अंदर पाया जाता है, पेनिकल के अंदर पाया जाता है। और जब बॉल बन जाता है, यानी कि कपास का जब कपास के वो बॉल बनता है, यानी कपास का जो फल बनता है, उसके अंदर भी ये घुसा रहता है, मतलब ये छेद करके उसी के अंदर ही रहेगा, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। इसका सिम्टम कैसे प्रोड्यूस होता है, डैमेज डन बाय कैटरपिलर इन वेरियस वे, दीज आर एक्सेसिव शेडिंग फॉर द फ्रूटिंग बॉडीज, एक्सेसिव शेडिंग होती है फ्रूटिंग बॉडीज का, जैसे रोसेट फ्लावर, द करेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है रोसेट फ्लावर हो जाता है। द टोटल शेडिंग इज कास्ड बाई ऑल द वॉलवर्म कलेक्टिंग, वन हाफ में बी ड्यू टू द अटैक ऑफ पिंक वॉल्व, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है और डबल सीड फॉर्मेशन होता है। द टू एडजॉइनिंग सीड आर ज्वाइंटिंग टुगेदर विद इन डैमेज वॉल बाई पिंक वॉलवर्म, कहने का मतलब ये होता है कि जब ये लग जाता है, ये इंसेक्ट किसी वॉल में छेद कर देता है, तो वहाँ पर डबल सीडलिंग हो जाती है, मतलब दो दो सीड आपस में चिपक के बन जाते हैं, तो ये डबल सीड फॉर्मेशन भी इसकी वजह से होता है। और जब ये फलों को छेद के अंदर चला जाता है तो जो कपास के जो रेशे होते हैं उन रेशों को ये तोड़ देता है, उन रेशों को काट देता है, छेद की वजह से रेशे कट जाते हैं। तो इनसे जब हम धागा बनाते हैं तो बहुत अच्छा धागा नहीं बन पाता, क्योंकि उसके रेशे छोटे छोटे हो जाते हैं। तो इसको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, ग्रोइंग वीटी कॉटन, जैसे कि मैंने बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड करके एक वैरायटी बनाई गई है जिसको वीटी कॉटन के नाम से जाना जाता है। ये ट्रांसजेनिक वैरायटी होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है बॉलवर्म के प्रति। ये जो पिंक बॉलवर्म है इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा ये रेजिस्टेंट होता है, तो हम वीटी कॉटन को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटन स्प्राउट्स, अल्टरनेट होस्ट प्लांट्स और बर्निंग ऑफ द प्लांट डेब्रिस, कहने का मतलब ये है कि ये कॉटन में जो पिंक वॉलवर्म लग रहा है इसके लिए या तो कुछ ऐसा कोई और एक प्लांट ऐसा ग्रो करो जिसके अल्टरनेट होस्ट बोलते हैं। जैसे हमको खून चूसना है, या तो अपना खून दे दो या तो हमें कहीं दूसरी जगह से खून दे दो। जैसे मान लो एक इंसेक्ट है, वो कहेगा कि हमको तो भैया खून चूसना है, चाहे अपना चूसा दो चाहे दूसरे का। तो इस तरीके से एक इसको अल्टरनेट अगर होस्ट दे देंगे तो हमारा यह खून नहीं चूसेगा, मतलब हमारा जो कपास है वो सुरक्षित रहेगा। इसके साथ साथ अगर पिछले साल का कुछ डेब्रिस बचा हुआ है तो उसको कायदे से हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको जला देंगे और डीप प्लाविंग करेंगे, क्योंकि ये जो इसके जो लार्वे होते हैं, ये लार्वे इसके कैटरपिलर जो होते हैं ज़मीन के अंदर भी रहते हैं। तो अगर हम डीप प्लाइंग कर देंगे गर्मियों के सीज़न में जब हम गहरी जुताई कर देंगे तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी और ये धूप में सभी मर जाएंगे। इसके बाद अगर इसके लार्वल स्टेज की बात करें, कुछ लार्वे होते हैं जिनसे हम इनको रोक सकते हैं, जैसे पैरासिटोइड्स होते हैं जिसका नाम होता है ब्रेकॉन ग्रेनी, ये होता है लार्वल पैरासिटोइड्स। बोले तो पिंक वॉलवर्म का जो लार्वा होता है उसको खाते हैं, ठीक। लार्वल पैरासिटोइड्स में क्या आता है, एक तो आता है ब्रेकॉन ग्रेनी होता है, एक होता है सिलोनस पेक्टिनोफोरी। क्या होता है, सिलोनस पेक्टिनोफोरी। ये दो तरीके के लार्वल पैरासिटोइड्स जो होते हैं, इनको अगर हम अपने खेत में डाल देंगे, इन एक तरीके के ये भी इंसेक्ट ही होते हैं, अगर इन दोनों को डाल देंगे तो ये क्या करेंगे कि पिंक वॉलवर्म के लार्वा को ये खा जाएंगे, उनको मार डालेंगे। तो उनको अगर मार डालेंगे तो हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है। ये एक तरीके का इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है जिससे हम बायोलॉजिकली कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं स्पॉटेड वॉलवर्म। ये इस तरीके का होता है स्पॉटेड वॉलवर्म। ये किस तरीके से डैमेज करता है इसके बारे में समझते हैं, और इसके साथ साथ इसका सबसे पहले साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। तो जो स्पॉटेड वॉलवर्म होता है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एरियास इंसुलेना विटेला। क्या होता है, एरियास इंसुलेना विटेला होता है। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो नॉक्टिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है, और ये ऑर्डर इसका है क्या, लेपिडोप्टेरा से ये बिलोंग करता है। अब बात समझते हैं ध्यान से। इट इज ए सीरियस पेस्ट ऑफ कॉटन एंड ओकरा, ये दोनों में ही लगता है, कॉटन में भी और ओकरा में भी लगता है। ए सीरीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनली ब्लॉक spot on the body with dull color and having tiny stout bristles
आर द मेन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्पॉटेड वॉलवर्म। ध्यान से समझना, इसको स्पॉट करने का सबसे मेन तरीका क्या होता है कि इनकी बॉडी पर लॉन्गिट्यूडनली एक सीरीज ऑफ ऐसे ऐसे करके एक तरीके का इस रिंग नुमा स्ट्रक्चर होता है, और उस रिंग नुमा स्ट्रक्चर में क्या होता है, ब्लैक कलर के ऐसे स्पॉट देखने को मिलेंगे, और ये स्पॉट के बाद में इसका जो कलर होता है वो डल कलर का होता है, और एक टाइनी स्टॉर्ड ब्रिस्टल बनाते हैं। इस तरीके से हम इनको देख के ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर होते हैं, जिससे हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्पॉटेड वॉलवर्म है, जो कि कॉटन और ओकरा में लगता है, लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है। ठीक, इसके अगर हम सिम्टम की बात करें तो जब ये इंसेक्ट या पेस्ट अटैक करता है तो पौधे कौन कौन सा सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, काज हैवी शेडिंग एंड ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी में हैवी शेडिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा फसलें नुकसान होने लगती हैं। उसके बाद है फ्लेयर स्क्वायर, जिसको फ्लेयर अप होते हैं, इसको एक करेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यह फ्लेयर स्क्वायर सिम्टम कब प्रोड्यूस होता है, तो फ्लेयर स्क्वायर जो सिम्टम होता है वो स्पॉटेड वॉलवर्म के अटैक के बाद प्रोड्यूस होता है। इन द अटैक्ड वॉल द लिंट इज स्पॉइल्ड बाय लार्वल फीडिंग। इसका जो लिंट होता है, बोले तो इसके जो रेसे होते हैं कपास के, लार्वा उसको खा लेता है, और खा लेने की वजह से जो रेसे होते हैं वो बीच बीच में से टूट जाएंगे। जहाँ से खा लेगा वहाँ से टूट जाएगा, तो रेसे काफ़ी छोटे छोटे हो जाते हैं। द इन्फेक्टेड बॉल ओपन प्रीमैच्योरली एंड प्रोड्यूस पुअर लिंट। जब इसको खाएगा तो ऊपर का जो इसका हरा कवरिंग होती है, जिसके अंदर लिंट होता है, तो ऊपर का भी थोड़ा सा डैमेज कर देगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा ऊपर वाला इसको भी डैमेज कर दिया है। तो ऊपर वाला अगर ये डैमेज हो जाएगा तो यहाँ से लिंट बाहर दिखने लगेगा, बोले तो जो रेसे होते हैं वो दिखने लगेंगे, तो जिससे इस पर पानी पड़ेगी, धूप पड़ेगी, और प्रीमैच्योरली ये ओपन हो गया है तो इस वजह से ये थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। इसमें उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगी कि जिससे हम इससे धागा बना पाएँ। आगे बात करते हैं अदर पेस्ट जो कि कॉटन में लगते हैं। तो उसमें अदर पेस्ट में कौन कौन से लगते हैं, सबसे पहला लगता है डस्की कॉटन बग। इस तरीके का देखने में लगता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ऑक्सीकैरनस लेटस। ऑक्सीकैरनस लेटस लाइकेनिडी फैमिली से होता है और हेमिप्टेरा ऑर्डर से यह बिलोंग करता है। रेड कॉटन जो बग होता है वो होता है डायस्ड्रिकस सिंगुलस, ये होता है पाइहोक्रोइडी फैमिली से बिलोंग करता है, और ये हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। रेड कॉटन बग स्ट्रेन द लिंट इन द गिनिंग फैक्ट्री। ये रेड कॉटन बग स्ट्रेन होता है, ये लिंट की फैक्ट्रीज में पाया जाता है। इट क्रैश्ड विथ कॉटन, जो कि कॉटन के साथ ही क्रैश कर दिया जाता है। अब बात समझते हैं अमेरिकन वॉलवर्म। अमेरिकन वॉलवर्म इस तरीके का लगता है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये नॉक्टिडी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको हम लेपिडोप्टेरा से कहते हैं। फिर कॉटन लीफ लोरल होता है, इस तरीके का होता है कॉटन लीफ लोरल, जिसको हम बोलते हैं साइलेप्टा डेरोगाटा। साइलेप्टा डेरोगाटा जो होता है वो क्या होता है, पायरेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से होता है। इस तरीके से ये इस तरीके का सिम्टम ये इस तरीके का दिखता है। कॉटन लीफ लोरल इस तरीके का होता है और पत्तियों को ऐसे रोल कर लेता है। लीफ रोलर रोल करके पत्तियों को गोल गोल बना लेता है और इसी के अंदर घुस जाता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। राइस में जो बचे हुए थे वो खत्म हुआ, और क्रॉप जो आपका कॉटन था ये पूरा खत्म हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके जो सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।